अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट स्पेस स्ट्रेसेस और स्पेसिफिकली आई हैव अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर फॉर द सेम स्पेस स्ट्रेस। और इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और स्पेस स्ट्रेस को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी को डिस्कस करेंगे। देयर विल बी अ फ्यू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट्स इन दिस प्रॉब्लम्स, तो फोकस प्लीज कीजिएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। दिस इज़ probably the biggest problem you are going to face in the entire course. ठीक है, बहुत लंबा सवाल है. We are going to spend 2 lectures to solve this thing, and of course complete trust solve करना आप लोगों को एक क्वेश्चन I won't give you that. तो इसीलिए इन्होंने पूरा सवाल दिया भी नहीं है. They have only asked for 3 members in one problem, the first problem, और 4 मेंबर की फोर्सेस निकालने का इन्होंने बोला हुआ है in the second problem. ठीक है, तो in total there are I think 11 trust members in the entire space trust. तो अगर पूरा सवाल सॉल्व करना होगा तो हमें 11 ट्रस्ट नंबर सॉल्व करने पड़ेंगे, प्लस देयर आर 6 रिएक्शंस एज वेल, तो देयर आर 17 अननोन्स इन द प्रॉब्लम. ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है, but this is a good problem because if you go through the exercise to solve this entire thing, you're going to build your concepts about the space stresses. That is why I picked this problem. ठीक है, इसमें कुछ अच्छे concepts building points आएंगे. So if we look at this problem and we start to solve this thing, तो वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई टू थिंग्स. जब भी हम स्पेस स्ट्रेसेस के या फिर कोई भी ट्रस्ट का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वी ऑलवेज लुक फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल के हर मेंबर के हर जो हमारा जॉइंट है, अगर मैं मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेथड ऑफ जॉइंट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हर जॉइंट के ऊपर कितने अननोन्स हैं, वी हैव टू लुक एट दैट. और आफ्टर लुकिंग एट दैट वी हैव टू form a scheme of solution of the entire problem. ठीक है, तो what I'm going to do, I'm going to solve the entire space stress. So although the two problems don't require us to do that, but we'll talk about the solution of the entire structure. ठीक है, तो हमें पूरे questions को छोड़ देंगे. We'll just pick the problem जो space stress की diagram है और उसको we'll try to solve the entire thing. तो दो काम करने. पहला काम हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने अननोन्स हैं हर जॉइंट के ऊपर, और उसके बाद वी हैव टू फॉर्म ए स्कीम कि कहाँ से शुरू करना है, उसके बाद कौन सा जॉइंट सॉल्व करना है, उसके बाद कौन सा जॉइंट सॉल्व करना है, और पूरा ट्रस्ट स्ट्रक्चर हम किस स्कीम के तहत सॉल्व कर सकते हैं. तो इफ़ वी स्टार्ट लुकिंग एट द अननोन्स एट एवरी पॉइंट, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट अल्फाबेटिकली. तो ए के ऊपर देयर इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हेयर, तो देयर आर 3 मेंबर्स अटैच टू इट. तो 3 अननोन्स आपके पास आ रहे हैं मेंबर फोर्सेस के, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को अलाउ नहीं करता. तो देयर आर 3 रिएक्शन फोर्सेस एट ए एज वेल. तो देयर आर 6 अननोन्स एट ए. ठीक है, बी के ऊपर आ जाए. बी के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो देयर आर नो सपोर्ट रिएक्शन, बट देयर आर 4 मेंबर्स अटैच्ड है, तो देयर आर 4 अननोन्स एट बी. सी के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, बट देयर 3 मेंबर्स अटैच्ड, तो देयर आर 3 अननोन्स एट सी. डी के ऊपर भी कोई सपोर्ट नहीं है एंड देयर आर 4 मेंबर्स अटैच्ड, तो देयर आर 4 अननोन्स एट डी. ई के ऊपर देयर आर 4 मेंबर्स अटैच्ड, तो देयर आर 3 विजिबल. जो एफ ई एक मेंबर है वो पीछे छुपा हुआ है, तो इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड, नॉट वेरी विजिबल, बट यू कैन सी दैट देयर इज अ मेंबर कनेक्टेड फ्रॉम बिटवीन ई एंड एफ. 4 मेंबर्स आर कनेक्टेड, प्लस देयर इज ओनली 1 रिएक्शन हेयर. ठीक है, तो स्पेस स्ट्रेसेस में वी हैव सेट के जब भी लिमिटेड रिएक्शंस होंगे, तीनों बॉल जॉइंट के रिएक्शंस होंगे, तो यू आर गोइंग टू शो यू दी स्मॉल मेंबर्स है. तो इस मेंबर ये शो करना चाह रहा है कि ओनली इन वाई डायरेक्शन आपके पास रिएक्शन फोर्स आएगी. तो 1 रिएक्शन हेयर प्लस 4 ऑफ दीज, तो देयर आर 5 अननोन्स हेयर. एफ पे आ जाए. हाउ मेनी मेंबर्स आर कनेक्टेड, 1 2 3, जो कि ई से आ रहा है, पीछे छुपा हुआ है 3, एंड दिस 4 मेंबर्स, एंड देयर आर 2 रिएक्शंस इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन. ठीक है, एक्स में नहीं है कुछ भी, बिकॉज एक्स में उन्होंने स्पेसिफिकली शो नहीं किया. ठीक है, तो देयर आर 5 अननोन्स एट एफ. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग जब भी स्पेस स्ट्रेस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वी राइट, अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वी राइट समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड एट एवरी जॉइंट. तो हम हर जॉइंट के ऊपर 3 इक्वेशंस लिखते हैं. इसका मतलब हम हर जॉइंट पर सिर्फ 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक जॉइंट है जहाँ पे 3 अननोन है, दैट इज सी. तो सी हैज़ टू बी द फर्स्ट पॉइंट दैट वी कैन सॉल्व. ठीक है, once that is done, then what happens is we can actually go ahead and we can
सॉल्व 2 पॉइंट्स, उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, डी भी सॉल्व हो सकता है, बी भी सॉल्व हो सकता है, तो वी कैन सॉल्व डी एंड वी कैन सॉल्व बी। इनफैक्ट वी विल नीड टू सॉल्व बोथ ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि जब आप इसके बाद हम डी और बी के बाद अगर हम ई को सॉल्व करने आएंगे, ई के ऊपर 5 अननोन, तो हमें ये वाला अननोन और ये वाला अननोन डी और बी से सॉल्व करना पड़ेगा। वंस वी सॉल्व इट, हम जब ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो फिर ई पे सिर्फ 3 अननोन रह जाएगा। तो आफ्टर दीज 2 जॉइंट्स वी कैन सॉल्व ई, ठीक है। हम एफ सॉल्व नहीं कर सकते डी और बी के बाद डायरेक्टली, क्योंकि एफ पे हमारे पास 5 अननोन है और डी हमें सिर्फ बेसिकली यहाँ पे 2 अननोन सॉल्व करके दे रहा है, ठीक है। Actually sorry, I have to fix this thing, so this I think this I wrote this incorrectly। तो F के ऊपर हमारे पास 4 मेंबर्स हैं और 2 रिएक्शन है, दिस शुड बी 6 या। तो D और C हमें 2 अननोन सॉल्व करके दे रहे हैं, तो हमारे पास छब्बी यहाँ पे 6 अननोन रह जाते, तो हम F डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे D के बाद, तो हमें B पे आना पड़ता। तो हम D सॉल्व करेंगे, B सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम E सॉल्व कर सकते हैं। E को सॉल्व करने के बाद वी कैन सॉल्व F, बिकॉज जब हम ई सॉल्व कर देंगे तो डी में हमारे पास ये पीछे वाला अननोन जो है ये भी सॉल्व हो गया, ये हमने पॉइंट डी से निकाल लिया, ये हमने पॉइंट सी से निकाल लिया, सिर्फ 3 अननोन रह जाएंगे, 2 रिएक्शंस और एक एफ, ठीक है। वी कैन सॉल्व एफ। ई से हम ये निकाल चुके हैं, बी से हम ये निकाल चुके हैं, एफ से हम ये निकाल चुके हैं, ए पे हमारे पास सिर्फ 3 रिएक्शंस बाकी रह गए हैं। इफ़ वी नीड द रिएक्शंस देन वी कैन सॉल्व जॉइंट ए। अगर हमें रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं है तो हमें जॉइंट ए सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वी आर डन आफ्टर दिस, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्लियर दीज थिंग्स। तो स्कीम ये बनी, ई के बाद एफ एंड एफ के बाद ए इफ़ वी नीड द रिएक्शंस बट वी डू नॉट नीड द रिएक्शंस, तो द प्रॉब्लम इज डन एट दिस पॉइंट। तो हमें 5 जॉइंट सॉल्व करने हैं, हर जॉइंट के ऊपर 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 सॉल्यूशंस, 3 अननोन्स फाइंड हो जाएंगे एंड वी कैन गो थ्रू दिस एंटायर थिंग, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। पहले हमें थोड़ा सा जो है ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा, तो मैंने किया कि मैंने यहाँ पे कुछ जो है स्कीमेटिक ड्रॉ की जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द 3D यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस, बट बहुत सारे लोगों को मुश्किल होगी 3D को समझने में, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दी। तो मैंने किया क्या है, मैंने जो प्लेन्स बन रही थी ना इसके अंदर, वो प्लेन्स ड्रॉ कर दी, बॉटम वाली नहीं ड्रॉ की। एक प्लेन बन रही है हमारे पास AEDB, ठीक है। AEDB के बीच में हमारे पास चारों एजेस पे मेंबर्स हैं और E से B तक एक मेंबर आ रहा है, तो AEDB में हमारे पास 5 ट्रसेस आ रहे हैं। तो ये जो प्लेन बन रही है इसमें 5 ट्रसेस। इसका हमारे पास रोल जो है वो ये है कि हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज का जो भी हम कर रहे हैं। पीछे जो एक हमारे पास इसके ही मिरर पे जो बन रहा है दैट इज EFCD। EFCD, अब EFCD में सेम चीज़ है कि चारों एजेस जो हैं उन पे मेंबर्स लगे हुए हैं और D से लेके F तक एक मेंबर लगा हुआ है, ठीक है। तो D से लेके F तक भी एक मेंबर लगा हुआ है पीछे की तरफ। आप इधर देख लीजिए, इस साइड पे एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल में सिर्फ 3 मेंबर्स लगे हुए हैं। मैं सपोर्ट रिएक्शंस और एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को शो करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस, देयर आर सपोर्ट रिएक्शंस व्हिच आई हैव नॉट ड्रॉन। पीछे की तरफ भी देयर इज जस्ट अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, तो दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज ऑन द बैक साइड AEF, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जस्ट दिस शुड हेल्प यू विजुअलाइज हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, सही है। तो वंस दिस इज आउट ऑफ द वे, तो व्हाट वी शुड डू नाउ इज वी शुड ट्राई एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस थिंग। इफ यू रिमेंबर, हमने शुरू करना है C से, C के बाद हमने DB सॉल्व करना है, तो उसके बाद हमने जॉइंट E सॉल्व करना है, फिर F सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज आवर स्कीम टू सॉल्व दिस एंटायर प्रॉब्लम। C के ऊपर अगर हम C पे आ जाए तो लेट्स मूव ऑन टू दिस एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व जॉइंट C। जॉइंट C के ऊपर हमारे पास क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जॉइंट C के ऊपर हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है इन द मेंबर CD, तो लेट्स जस्ट टेक दिस एज अटेंशन फोर्स। सारी अननोन को टेंशन ले लेते हैं। FCD है हमारे पास FCF है और हमारे पास है BC भी, ठीक है। तो 3 अननोन है, एक अप्लाइड फोर्स है। स्पेस स्ट्रेसेस में इफ़ यू रिमेंबर पहले भी हम ये करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें सारी फोर्सेस के वेक्टर्स लिखना होता है। सो डू दिस एवरी सिंगल टाइम, राइट द वेक्टर्स, द कार्टेशियन वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर देयर इन द पॉइंट,
ठीक है, जो भी फोर्स एक्ट कर रही है उन सबको प्लीज़ लिख लीजिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द सोल्यूशन। ठीक है, जब आप ये फोर्सेज लिख लेंगे देन राइटिंग समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई एंड समेशन एफ जेड विल बी वेरी वेरी ईजी, बहुत डायरेक्ट काम हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं। अच्छा, इस केस में द जॉइंट सी के ऊपर द फोर्सेज आर नॉट डिफिकल्ट। सी एफ को देखिए आप और बी सी को देखिए आप, दे आर डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस। तो अगर हम अपने एक्सिस सिस्टम से बना हुआ नहीं है तो लेट्स टेक एन एक्सिस सिस्टम। तो हम इसको एक्स ले लेते हैं, इस लाइन को वाई ले लेते हैं और यहाँ पे हम अपना जेड ले लेते हैं। तो हमारा ओरिजिन जो है वो जॉइंट एफ है। ठीक है, जॉइंट एफ हमारा ओरिजिन है। एक्स वाई जी हमने इस तरीके से बना लिया। तो अब हम अपने कार्टेशियन वेक्टर एक्चुअली लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो एफ सी एफ बनेगा दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द माइनस वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो इट इज एन अननोन मैग्नीट्यूड एफ सी एफ, मैग्नीट्यूड अननोन है तो उसको एफ सी एफ ही रहने दीजिए, डायरेक्शन इज माइनस जे। सही हो गया। सिमिलरली आपके पास एफ बी सी जो है, what is that? FBC. FBC is directed towards positive x-axis. तो unknown magnitude FBC multiplied by the unit vector I. ठीक, फिर हम आ गए, एक हमारे पास तीसरी फोर्स है वो FCD है। FCD निकालने के लिए यू विल नीड टू लुक एट दिस ट्राइंगल, क्योंकि हमें इसका एंगल नहीं पता बट हमें ट्राइंगल की कुछ डायमेंशंस पता है कि ये तीनों साइड्स जो है 2 मीटर्स है। तो हमारे पास ट्राइंगल जो बन रहा है दैट ट्राइंगल इज फॉर्मिंग लाइक दिस, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी सारी साइड्स 60 डिग्रीज होती है, तो ऑल द साइड्स आर 60 डिग्रीज। ठीक है, तो हम किस साइड को, लेट्स जस्ट लेबल दिस सो यू कैन रिलेट टू इट। तो दिस इज बी सी डी। हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं सी डी मेंबर के अंदर। तो द फोर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर इज दिस पर्टिकुलर फोर्स, होपफुली इट्स क्लियर। तो दिस फोर्स इज एफ सी डी। एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्रीज। तो ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन बी सी, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपका इस तरफ डायरेक्टेड है और जेड एक्सिस आपका एक्चुअली ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा वेक्टर की फॉर्म में तो इट्स वेरी वेरी इजी। तो एक्स कॉम्पोनेंट बिकम्स कॉस 60 एंड जेड कॉम्पोनेंट्स बिकम्स साइन 60। वाई कॉम्पोनेंट कोई भी नहीं है बिकॉज ये जो है एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है विच इज़ द एक्स जेड प्लेन। सही है, ये किसी एंगल के ऊपर टिल्ट नहीं हो रहा, ये फ्लैट है। ठीक है, अगर ये चीज़ इसमें क्लियर नहीं है तो आई विल मेक श्योर कि द ज्योमेट्री गिवन टू यू इन असेसमेंट्स वो इतनी क्लियर हो कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन देयर। ठीक है, अगर कोई भी फिर भी मसला होगा तो यू विल बी एबल टू आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक है, okay, so FCD is what? It is an unknown magnitude FCD. Unit vector is cos 60I plus sin 60. Sorry, this is supposed to be K. K. And how do I know that this thing is a unit vector? This is unit vector directed towards T from C. How do I know this is unit vector? आप इसका magnitude लेके देख लें। cos square 60 plus sin square 60 equals to 1। ठीक है, तो इस चीज़ का यूनिट वेक्टर है बिकॉज का मैग्नीट्यूड 1। तीन वेक्टर्स थे, तीनों का हमने फॉर्म बना ली। जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, -2 इन द माइनस जेड डायरेक्शन है। ठीक है, 2 इन द माइनस जेड डायरेक्शन है। समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड लिखना है, लिख लेते हैं इसका समेशन एफ एक्स वाई और एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 implies that CF का कोई Z X component नहीं है, BC का X component है। तो and the entire force is in X, तो FBC is the X component of the force BC। ठीक है, CD का X component is FCD cos 60, तो this is also positive, तो plus FCD cos 60 and that is it। कोई चीज़ नहीं है और हमारे पास X में, तो this is our first equation। समेशन एफ वाई लिखना होगा, समेशन एफ वाई भी लिख लीजिए। वाई में हमारे पास एक माइनस सी एफ है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास
minus FCF equals to 0. This implies that FCF is equal to 0. This is the second equation, so we have already found one force and that force is 0. So this is going to help us when we are solving point F. ये force हमें consider ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम आ गए समेशन F Z के ऊपर। तो Z के ऊपर क्या होगा, हाँ जी, Z के ऊपर देखें तो Z के ऊपर हमारे पास क्या क्या है। Z के ऊपर हमारे पास FCD का sin 60 का कॉम्पोनेंट है और एक अप्लाइड फोर्स है -2, ठीक है। CF का कोई Z कॉम्पोनेंट नहीं है, BC का कोई Z कॉम्पोनेंट नहीं है, तो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन। तो दिस बिकम्स FCD sin 60 -2 equal to 0. This is our third equation, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन 2 से ऑलरेडी रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। और पहली इक्वेशन में 2 अननोन है और तीसरी इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक अननोन, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन से आप FCD निकाल लीजिए। तो FCD बिकम्स 2 divided by sin 60 and FCD comes out to be 2.309। यूनिट वही रहेगा जो अप्लाइड फोर्स का था, तो दैट बिकम्स किलोमीटर्स। फोर्स हमारे पास पॉजिटिव निकल के आई, ठीक है, बिकॉज -2 था, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया। तो FCD केम आउट टू बी पॉजिटिव, विच मीन्स दैट FCD की जो हमने डायरेक्शन इनिशियली अज्यूम की थी वो डायरेक्शन ठीक थी। तो दिस फोर्स इज इन टेंशन। सब ट्रेसेस के लिए वी ऑलवेज स्पेसिफाई मेंबर फोर्सेस की में टेंशन हो रही है कि कंप्रेशन हो रही है, तो दैट इज अ मस्ट, राइट। तो फिर अब हम आ गए इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो दिस बिकम्स 2.309 cos 60। इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर डालूंगा 3 के रिजल्ट को, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ 3 in 1 gives you FBC equals to minus 1.1547 मेरे पास आंसर आ रहा है, तो 1.155 किलो न्यूटन्स। एंड सिंस दिस इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हमने जो BC की डायरेक्शन एज्यूम की थी वो डायरेक्शन गलत थी। तो BC इज इन कंप्रेशन इन रियलिटी, तो इट बिकम्स 1.155 किलो न्यूटन्स इन कंप्रेशन। 3 हमारे पास फोर्सेस पता चले, FCF इज नाउ नोन, FCD इज नाउ नोन और FBC इज नाउ नोन, सही है। तो अगले जॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं, जॉइंट D को देखते हैं। जॉइंट D के ऊपर देयर इज अ पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कुछ, ठीक है। तो बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू सॉल्विंग जॉइंट D, व्हाट आई वांट टू डू इज लुक एट दिस। तो हम एक सिंपल सा एक्सेस सिस्टम बनाते हैं एंड देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन। तो मैं कह रहा हूँ समेशन FX FY FZ मैंने करना है और मेरे पास एक फोर्स है जो कि 10 किलो न्यूटन की है अलोंग द एक्स एक्सिस। एक फोर्स मेरे पास एक्ट कर रही है -50 किलो न्यूटन की इन द -y डायरेक्शन। एक फोर्स मेरे पास अननोन है F, ठीक है, विच इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। और एक मेरे पास और फोर्स है विच इज़ एक्टिंग हेयर विच इज़ ऑल्सो अननोन, ठीक है। अब what you need to understand is, अब समझने की बात इसमें ये है कि if you look there are several forces जो कि एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर, ठीक है। जो मैं पॉइंट मेक करने जा रहा हूँ दैट इज अ पॉइंट ऑफ द जीरो फोर्स मेंबर्स इन 3D, ठीक है। तो अब इफ़ यू रिमेंबर हमने क्या बोला था 2D के अंदर, 2D के अंदर हम कहते थे कि मेरे पास 3 मेंबर्स हैं, 2 कोलिनियर हैं, तीसरा किसी एंगल के ऊपर है, तो जो तीसरा मेंबर की जो तीसरी फोर्स होगी तो दिस फोर्स विल बी 0, ठीक है। अगर इस जॉइंट में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही और कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो वी टॉक्ड अबाउट, अब सेम चीज़ जो है वो इधर भी अप्लाई होगी। अगर मेरे पास
किसी प्लेन के अंदर मल्टीपल फोर्सेस हैं और एक फोर्स है जो कि प्लेन पे नहीं लाई कर रही, प्लेन्स के बाहर है, ठीक है। इट डज नॉट नीड टू बी परपेंडिकुलर टू इट, प्लेन पे नहीं हो, बस प्लेन के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, बस प्लेन से बाहर की तरफ डायरेक्टेड हो। दिस फोर्स कैन बी डायरेक्टेड लाइक दिस, डजंट रियली मैटर, ठीक है। देन if all the forces are lying here and there is no external force acting along the z direction and there is no support reaction, then fz will be equal to 0. this is a zero force member concept, ठीक है। लाइन की जगह पे प्लेन आ गई और एंगल वाली बात अपनी जगह पे। एक लाइन के ऊपर सिर्फ दो ही मेंबर्स कनेक्ट हो सकते हैं, तो पहले हम कहते थे दो मेंबर्स हैं कोलिनियर। प्लेन के अंदर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन, देयर कैन बी मेनी फोर्सेज एक्टिंग इन दिस प्लेन। So we are saying there are multiple forces acting in this plane and there is a single force which is not on the plane. सही है, एक फोर्स है जो प्लेन में नहीं। देन जो फोर्स प्लेन में नहीं है दैट इज अ जीरो फोर्स मेंबर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझना है बिकॉज ये अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले EFCD जो बना के दिखाया था, इट वॉज समथिंग लाइक दिस। तो यू हैव CD E F से D भी कनेक्टेड है, ठीक है। इफ यू थिंक अबाउट दिस इज अ प्लेन, ये एक प्लेन, एक पैरेललोग्राम, एक प्लेन 2D स्ट्रक्चर होता है ना पैरेललोग्राम, और DF जो है उसी पैरेललोग्राम का आपके पास डायगोनल आ गया। दिस is in fact this is a rectangle. If you look at it from perpendicular direction, ये rectangle आएगा। पैरेललोग्राम तो मैं गलत कह रहा हूँ बिकॉज पर्सपेक्टिव हमारा ठीक नहीं है, 3D में ड्रॉ कर रहे हैं। इफ वी लुक एट इट perpendicularly, this is going to look like this. अगर मैं इसको पीछे की तरफ से देख, आई एम लुकिंग इट फ्रॉम दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, तो आई विल गेट CD एंड EF, ठीक है। सारे एंगल 90 डिग्रीज हैं और D से लेके F तक, D से लेके F तक मेरे पास एक मेंबर कनेक्टेड है, समथिंग, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट रिमूव दिस बिकॉज हमें 3D वाली चाहिए। अब if we get this thing, then there is one more force acting in this and that force is FBD. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर there are many forces, so there is a force acting in the member FDE, ठीक है। there is a force acting in the member FDF, there is a force acting in the member FCD, ठीक है। और then there is a force FB. what we have just said, DE, DF और CD एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। दे आर प्लेनर फोर्सेस। एनी फोर्स विच इज नॉट इन द प्लेन इज जीरो बिकॉज यहाँ पे D के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कोई सपोर्ट रिएक्शन। तो FBD needs to be zero. So what we are saying is just by looking at the structure we know that FBD is zero. This is a zero force member. ये चीज़ बुक में नहीं लिखी हुई, दिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू, ठीक है। ये चीज़ बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं है इस तरीके से 3D जीरो फोर्स मेंबर्स। तो जीरो फोर्स मेंबर आ गया हमारे पास। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट वही है कि एक जॉइंट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक प्लेन में लग रही हैं, एक फोर्स प्लेन में नहीं थी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं था, तो जो फोर्स प्लेन में नहीं थी दैट इज जीरो। BD इज जीरो, वी आर ओनली लेफ्ट विद टू अननोन्स इन दिस सिस्टम। हमारे पास क्या अननोन रह गया? DF अननोन रह गया और DE अननोन। CD हम निकाल चुके हैं पहले, CD हमने निकाला हुआ है, राइट। तो CD हमारे पास आ रहा है 2.309 किलो न्यूटन इन टेंशन। तो हमने यहाँ पे CD को टेंशन में ही ड्रॉ किया है। दिस इज अ नोन फोर्स नाउ, ठीक है। CD इज अ नोन फोर्स। बाकी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि हमें DE का वेक्टर लिखना पड़ेगा, DF का वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो DE स्ट्रेट फॉरवर्ड, DE जो है वो अलॉन्ग द Y है, तो हमारे पास दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z, राइट। तो DE जो है Y की डायरेक्शन में है, माइनस Y की डायरेक्शन में है,
तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे बना देते हैं। तो हमारे पास एफ डी ई वेक्टर इज एन अननोन मैग्नीट्यूड एफ डी ई इन द माइनस जे डायरेक्शन। सही है। फिर हम आ गए एफ डी एफ के ऊपर। अब एफ डी एफ ये डी से लेके एफ की तरफ डायरेक्टेड है, तो हमारा मैग्नीट्यूड इज एफ डी एफ और हमारा यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एफ फ्रॉम डी। बेसिक कॉन्सेप्ट है पुराना, इफ यू रिमेंबर। तो दिस इज एफ डी एफ आर एफ relative to d divided by the magnitude of rf relative to d, and this becomes rf minus rd divided by rf minus rd का मैग्नीट्यूड। अब एक आसानी हमारे लिए है इस प्रॉब्लम में, वो आसानी ये है कि f इज एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ आवर एक्सिस सिस्टम। तो f के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो f इज 0 0 0। d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? d का x कोऑर्डिनेट, x ये है ना, तो x कोऑर्डिनेट d का, ये x कोऑर्डिनेट d का, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, हाइपोटेन्यूज 2, तो द x कोऑर्डिनेट इज 2 cos 60। ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या है? y ये वाला एक्सिस है, तो y में फ्रॉम द ओरिजिन टिल हेयर इज 3 मीटर्स, तो दिस इज 3। और z कोऑर्डिनेट क्या है? z coordinate is this side right here, 2 sin 60, so we have 2 sin 60। ठीक है, let me just draw this line here, in fact this does not look good, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, f के कोऑर्डिनेट 0 है, f is 0, तो ये this goes, you only need to take minus rd divided by rd का मैग्नीट्यूड। rd हमें पता है, rd का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, विल कम आउट टू बी √13। सही है, तो वी कैन एक्चुअली गेट दिस यूनिट वेक्टर, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, 2 cos 60 डिवाइड बाई √13 आई, ठीक है, माइनस में चल रहा है सब कुछ, तो माइनस 2 cos 60 डिवाइड बाई √13 माइनस 3 डिवाइड बाई √13 माइनस 2 sin 60 डिवाइड बाई √13। अच्छा, आई हैव actually made a mistake here, so let me just fix it by doing this। तो हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट वेक्टर लिख रहे थे, तो दिस इज ओनली द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एफ डी एफ कम्स आउट टू बी एफ डी एफ, ठीक है, माइनस आर डी अपॉन आर डी का मैग्नीट्यूड। आई एम नॉट showing you the RD magnitude, but you can check, this is √13। 2 cos 60 square plus 2 sin 60 square becomes 2 का square। सही है, तो 4 plus 9 अंडर रूट becomes √13। तो you can check this thing, आप डाल के देख लीजिएगा, √13 आएगा। तो माइनस 2 cos 60 डिवाइड बाई √13 आई, माइनस 3 डिवाइड बाई √13 जे, minus 2 sin 60 divided by √13 k। सही हो गया, तो दिस बिकम्स अवर एफ डी एफ। एक फोर्स और एक्ट कर रही है सी डी। सी डी का हम क्या कर सकते हैं? इफ़ यू रिमेंबर हमने कहा था कि अगर मेरे पास एक फोर्स हो, जो हमने पिछले पॉइंट पे एक्चुअली निकाली हुई है बट अपवर्ड डायरेक्टेड निकाली हुई है, इसको मुझे डी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है बिकॉज टेंशन में ही है फोर्स। तो हमने सी डी जो निकाला था, इट विल जस्ट चेंज साइंस। ठीक है, तो cos 60 आई प्लस sin 60 जे बिकम्स माइनस cos 60 आई माइनस sin 60 जे। तो एफ सी डी फॉर अस विल बी FCD will be FCD minus cos 60I minus sin 60K। ठीक है, तो हम अब हमारे पास सारी फोर्सेस पता चल गई, एक फोर्स ऑलरेडी 0 हो गई है, तो उसको हमें सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें समेशन एफ एक्स, समेशन एफ आई, समेशन एफ जेड लिखने हैं।
वो आप लिखिए. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दिस टाइम अराउंड. ठीक है, तो यू हैव टू राइट समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ जेड इक्वल्स टू 0. दो अननोन है, एक फोर्स, एक इक्वेशन जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, उसमें सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा. ओनली 2 इक्वेशंस विल बी लेफ्ट. ठीक है, जो 2 इक्वेशन आपके पास बचेंगी उनसे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द 2 अननोन्स. कौन से 2 अननोन्स हैं? डी एफ, ठीक है, और डी ई. सही, तो हमारे पास डी एफ जो आएगा, जो मैं आंसर आपके पास लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ डी एफ विल कम आउट टू बी 4.163 किलो न्यूटन्स and this will be in compression. और एफ डी ई जो हमारे पास आएगा that will be 3.46 किलो न्यूटन्स and this will be in tension. Remember the signs. ठीक है, तो एफ डी एफ जब हम दूसरे एंड पे लगाएंगे तो एफ डी एफ का जो वेक्टर हमने यूज़ किया है एग्जैक्ट वेक्टर इधर भी यूज़ हो जाएगा, बिकॉज हमने एफ डी एफ अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया था. जब हम एफ के ऊपर लेंगे कंप्रेशन में तब भी हमें डाउनवर्ड ही लेना पड़ेगा. कि हम बात कर चुके हैं, होपफुली यू गाइस गेट दिस, या मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन के बाद. अगर मुझे साइन चेंज नहीं करना, अगर मुझे डायरेक्शन मेरी करेक्ट थी तो दूसरे एंड में भी फोर्स टेंशन में होगी, तो फिर मुझे उस केस में अपने वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरे एंड के लिए. लेकिन लेट्स से कि मेरा आंसर नेगेटिव में आ गया, मुझे अब पता चल गया फोर्स कंप्रेशन में, तो द सेम वेक्टर नाउ इज गोइंग टू अप्लाई हेयर इन द सेम डायरेक्शन. इधर भी डाउनवर्ड था, इधर भी डाउनवर्ड होगा. डाउनवर्ड का एरो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो सेम एरो इज गोइंग टू अप्लाई है, सेम वेक्टर इज गोइंग टू अप्लाई है. तो जब मैं एफ डी एफ को एफ के ऊपर अप्लाई करूंगा, आई एम गोइंग टू जस्ट पिक दिस वेक्टर डायरेक्टली एंड गोइंग टू अप्लाई इट देयर. कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, एक पॉइंट और सॉल्व करेंगे हम लोग एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप एंड दैट विल बी पॉइंट बी. ठीक है, पॉइंट बी को सॉल्व करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सॉल्विंग दिस थिंग इन ट्यूसडेज क्लास. सही है, तो पॉइंट बी को सॉल्व करना है. पॉइंट बी पे हमारे पास क्या क्या है? पॉइंट बी पे हमारे पास एफ बी सी है. एफ बी सी, लेट्स गो बैक एंड चेक एफ बी सी. एफ बी सी हमने निकाला है, एफ बी सी इज़ इन कंप्रेशन. ठीक है, तो एफ बी सी कंप्रेशन में है, तो एफ बी सी जब हम कंसिडर करेंगे तो हम एफ बी सी को कंप्रेशन में कंसिडर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नाउ अ नोन फोर्स. तो दिस इज एफ बी सी. एफ बी डी इज जीरो. वी डोंट इवन नीड टू कंसिडर दिस थिंग, वी डोंट नीड टू कंसिडर दिस थिंग. ठीक है, दो अननोन बच गए हमारे पास. एक हमारे पास अननोन बच गया ए बी, एक हमारे पास अननोन बच गया बी. ठीक हो गया, तो बी सी का हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा था दैट वाज 1.154 किलो न्यूटन्स. बी सी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्लस आई डायरेक्शन. ठीक है, तो एफ बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1.154. मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ बिकॉज फिर हमें याद करने में मुश्किल नहीं होगी. एफ बी सी हमें पता चल गया. ए बी इज एन अननोन बट इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स माइनस वाई एक्सेस. वाई एक्स वाई बना लेते हैं अपना, एक्स वाई, दिस इज जेड. तो दिस इज माइनस वाई डायरेक्शन, तो माइनस वाई डायरेक्शन में एफ ए बी इज इक्वल्स टू द अननोन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय माइनस जे. ठीक है, माइनस जे है ये. तीसरी फोर्स बच गई बी ई. अब बी ई के लिए भी सेम काम है कि बी ई का आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, और दिस टाइम अराउंड बोथ पॉइंट्स आर नॉट जीरो. ठीक है, दोनों पॉइंट्स के अपने कोऑर्डिनेट्स हैं. तो ई पॉइंट इज जस्ट लाइक पॉइंट डी, कि उसका एक्स और वाई वही ट्राइंगल से निकल रहा होगा. ठीक है, दिस ट्राइंगल राइट हेयर. सही, तो दिस इज 60 डिग्रीज, साइड इज 2 मीटर्स. सही है, तो 2 cos 60 is x, 2 sin 60 is z. अनलाइक डी में y भी था, e के ऊपर y नहीं है, तो दिस इज 2 cos 60, 0, 2 sin 60. ठीक हो गया, होपफुली यू गेट दिस. इसको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ थोड़ा सा. राइट, बी पे क्या हो रहा है? बी में हमारे पास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x में this length, entire length which is 2 meters, 2. y में it is 3 meters और z में it is 0.
ठीक है, तो इसको सॉल्व करना वो won't be difficult, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमारे पास वेक्टर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ई फ्रॉम बी. ठीक है, तो आर ई रिलेटिव टू बी चाहिए होगा. तो हम लोग फोर्स को लिख के देख लेते हैं. फोर्स क्या बनेगी? एफ पी ई is the unknown magnitude FPE, unit vector directed towards E from B, and the unit vector is, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, this is RE minus RB divided by RE minus RB का मैग्नीट्यूड. ठीक हो गया? RE भी आपको पता है, RB भी आपको पता है, you know all of it. ठीक है, तो आपने सिर्फ प्लग इन करना है, सॉल्व करना है. ठीक, so I'm going to write what the unit vector has come out to be. You can check this out. So the unit vector is going to be minus I minus 3j plus under root 3k divided by under root 30. पूरी चीज़ under root 13 से डिवाइड होगी. ठीक है, चेक दिस आउट. मेक श्योर कर लें इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. और क्या चेक हो सकते हैं? वेक्टर अगर हम देखें तो हम E जो है X में पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि B जो है वो 2 मीटर्स पे है और E जो है वो एक्चुअली 1 मीटर्स में होगा. यहाँ पे सेंटर में आ रहा है ना. तो हम X में हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, तो नेगेटिव आ रहा है. J के अंदर भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ द माइनस वाई डायरेक्शन, तो हमारा वेक्टर माइनस वाई की डायरेक्शन में है, नेगेटिव आ रहा है. हम Z में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा Z कॉम्पोनेंट पॉजिटिव आ रहा है. तो दिस जनरली सीम्स ओके, कि मतलब प्लस माइनस साइन की सेंस तक दिस सीम्स ओके. तो एक चेक तो ये हो गया. मैग्नीट्यूड का चेक दूसरा चेक हो जाएगा. मैग्नीट्यूड शुड बी 1. दीज टू चेक्स विल हेल्प यू क्विकली मेक श्योर कि कोई मेजर मिस्टेक तो नहीं है. ठीक है, यूनिट वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कोई सोल्यूशन में मसला कर. अगर आपको पता है कि जी आप y में नेगेटिव जा रहे थे और यहाँ y कॉम्पोनेंट पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है कोई मसला कर. ठीक है, z में ऊपर की तरफ जाना था, z कॉम्पोनेंट नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब होता है कोई मसला कर. ठीक है, तो दीज टू फोर्सेज आर नोन. ठीक है, अब हमें सब पता चल गया है. वी जस्ट नीड टू राइट समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड. अगेन सिर्फ दो अननोन है, तो एक फोर्स बैलेंस हो जाएगी. ठीक है, तो आपको सिर्फ दो फोर्सेज लिखनी पड़ेगी. दो बेसिकली समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई समेशन एफ जेड में से एक चीज़ कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगी. सिर्फ दो इक्वेशंस बचेंगी जिनसे आप दो अननोन निकाल सकते हैं. So what I'm going to do is I'm going to stop here, since already this lecture is 37 minutes long. So we are going to continue solving this thing. तो हमें point B को continue करके solve करना है, फिर point E solve करना है, point F solve करना है. ठीक, तो that shouldn't take very long, क्योंकि हमें problem को initially build करने में थोड़ा ज़्यादा time लगा. So let's end this thing here and we're going to continue solving this. Hopefully you guys are getting the procedure in space stresses. इसमें chapter 2 के fundamental concepts use हो रहे हैं, तो make sure you guys remember how to solve how to determine Cartesian vectors. ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर कोई भी चैप्टर सॉल्व नहीं हो सकता. तो चैप्टर 2 इज़ द फंडामेंटल चैप्टर. इसीलिए हमने चैप्टर 2 पर बहुत सारा टाइम लगाया था, ताकि आपके वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्ड हो जाए. नहीं है तो चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं. यू हैव द फर्स्ट टाइम यू हैव ऑल द लेक्चर्स अवेलेबल टू यू. तो आप जहाँ भी स्टक हैं पीछे का लेक्चर जाके देख लीजिए. ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हेयर. And for Tuesday we are going to continue with this, and then we are done. ठीक है, तो let's stop. Assalamu alaikum.